नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। मानव भूगोल बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे और मानव भूगोल के अंदर दोस्तों हमारे अभी तक 11 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 12वें लेक्चर पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण पर। जी हाँ, भारत में कितने कितने प्रकार की कौन कौन से प्रकार की प्रजातियां निवास करती है या निवास कर चुकी है या करती थी, उन सब पर अर्थात कि उसके पूरे इतिहास पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस क्रम में हम कुछ विद्वानों के विचारों को या उन विद्वानों के द्वारा दिए गए दर्शन को हम विशेष रूप से समझने वाले हैं। और इसमें दोस्तों व्यवहारिक भी और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों ही इंक्लूड करके मैं आप लोगों के सामने तथ्यों को रखूंगा, जिससे कि आपका प्रत्येक पक्ष पूरी तरह से मजबूत बन जाए, जिससे आप एग्जाम में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए और साथ ही साथ व्यवहारिक समझ भी आप जो है कंसेप्ट को लेकर के बना पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ूं शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दूं। दोस्तों कुछ दिन और मैं आपका ये सेशन अभी लाइव नहीं ले पाऊंगा। मॉर्निंग में सेशन 7 बजे ही चलेगा मॉर्निंग में, लेकिन कुछ दिन और अभी ये लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दी ही मॉर्निंग में 7 बजे भी लाइव आने का प्रयास करूंगा। इवनिंग में 6 बजे और रात में 9 बजे सेशन लाइव चलता है बीए सेकेंड और थर्ड ईयर का। बीए फर्स्ट ईयर की मॉर्निंग शिफ्ट ही है, जिसमें मात्र अभी एक ही सेशन आप लोगों का चल रहा है, जिसमें मानव भूगोल पर ही चर्चा हम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है जो पहली बार हमें देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, हमारे द्वारा ऑलमोस्ट बीए के सभी विषयों को पूरे विस्तार से आप लोगों के साथ में नोट्स के साथ में लेक्चर पूरी तरह निःशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा ही, यूट्यूब चैनल के द्वारा ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट कैसे विजिट करना है, ये समस्या है तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, मैं उसका भी समाधान कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से भी आप आसानी से जो है लिंक तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अभी हम थर्ड यूनिट पर डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट पर चूंकि एक सेशन हमारा हो चुका है, जिसमें कल वाले सेशन में हमने बात की थी विश्व के बृहद पर्यावरणीय प्रदेश, जिसमें कि 6 अलग अलग प्रदेशों पर हमने चर्चा की थी। और उसी आधार पर आज हम बात कर रहे हैं मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के अंतर्गत भी हम भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे, भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग सेशन यहां पर होने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की। तो जानने का प्रयास ये करेंगे कि मानव प्रजातियां कितने कितने प्रकार की जो है यहाँ पर, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में देखना है तो भारत में कितने कितने प्रकार की जो है जनजातियां आई हुई है। ठीक है ना? या पहले आती थी, जिनका अस्तित्व भी नहीं है अब। तो ये सब पर चर्चा जो हमारी होगी ना, इन 4 विद्वानों के दृष्टिकोण से होने वाली है। इन चारों विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिया है जनजातियों के अस्तित्व पर, है ना? और चारों के दृष्टिकोण को पढ़ने वाले हैं अलग अलग संदर्भ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेडन साहब का। हेडन साहब ने क्या करा है कि भारत में जितनी भी प्रजातियां निवास करती थी उन सबको कुछ आधारों में वर्गीकृत कर दिया। कितने आधारों में वर्गीकृत कर दिया? 7 आधारों में वर्गीकृत कर दिया। हेडन ने कहा कि भारत में निवास करने वाली जो प्रजातियां हैं वो ऐसी प्रजातियां 7 प्रकार की प्रजातियां भारत में निवास करती थी या करती है या कर चुकी है। कौन कौन सी? सबसे पहले भारतीय आर्य, एक क्रम भी उन्होंने बताया कि सबसे पहले भारतीय आर्य आते हैं। आर्य, मंगोल, कनेत, पूर्व द्रविड़, फिर द्रविड़ और दक्षिणी चौड़े सिर वाले या चौड़े सिर वाली जनजाति और पश्चिमी चौड़े सिर वाले लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित करके और हमारे सामने रखा। लेकिन ये आधार कोई विशेष समय तक नहीं चल पाया और ये जो है दूषित हो चुका था, मतलब ये दोषित हो चुका था, इसको ये प्रचलित नहीं हो पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया। ठीक है ना? सिर्फ बताना मेरा उद्देश्य था, इसलिए आप भी सिर्फ इन 7 आधारों को याद कर लें, आगे भी काम आने वाले। तो हेडन साहब के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण था या वर्गीकरण का जो सिद्धांत था वो असफल रहा। आगे चल करके फिर एक अन्य विद्वान आते हैं, उन्होंने भी वर्गीकृत करने का प्रयास किया। एक्सटेड साहब के द्वारा, या कहें कि एक्सटेड ने वर्गीकरण का आधार भौतिक और सांस्कृतिक दोनों आधार बताए, भौतिक और सांस्कृतिक आधार बताया। और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 4 आधारों में बांटने का प्रयास किया। कौन कौन से 4 आधार? एक आधार उन्होंने बताया बेडिड,
दूसरा मेलेनिड, इंडिड या पूर्व मंगोल। लेकिन ये वर्गीकरण भी अपना सरवाइव नहीं कर पाया, आगे नहीं चल पाया। लेकिन जो तीसरे साहब आते हैं हट्टन साहब, हट्टन का वर्गीकरण ये काफी अच्छा खासा चल गया था, ये काफी अच्छा खासा चला, मतलब कई विद्वानों ने इसका समर्थन किया। हट्टन का वर्गीकरण था, हट्टन ने भारत में किसी भी प्रजाति को जो है भारत का मूल नहीं माना, मतलब कि भारत में जितनी भी प्रजातियां थी या है उनमें से किसी भी प्रजाति को भारत का मूल निवासी नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि एक क्रम में ये सभी प्रजातियां बाहर से आई हुई है भारत में, है ना। किसी को भी भारत का मूल नहीं कहा, मतलब कि हम तुम भी भारत के मूल निवासी नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। तो एक क्रम रहा बाहर से आने वाली प्रजातियों का। सबसे पहले भारत में निग्रीटो है ना, निग्रीटो प्रजाति आती है। उसके बाद में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आती है, उसके बाद पूर्व भूमध्य सागरीय आती है, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति आती है, बाद में एल्पाइन आती है, उसके बाद वैदिक आर्य आते हैं, मंगोलाइड आते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 प्रजातियों का एक क्रम रहा है, 7 प्रजातियों का एक विशेष क्रम रहा है, ठीक है। किसके अनुसार? हट्टन के अनुसार, ठीक है ना। तो हट्टन ने अपने वर्गीकरण में क्या कहा, बात याद रखना, उनका मूल जो बात है वो क्या है कि भारत का मूल इनमें से कोई सी भी प्रजाति नहीं है, ये सारी प्रजातियां एक क्रम से भारत में आई है। सबसे पहले कौन सी आई थी? निग्रीटो आई थी, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और सबसे आखिरी में मंगोलाइड आई, ठीक है, मंगोलाइड आई, ठीक है ना। तो ये एक क्रम रहा है इन प्रजातियों का भारत में आने का। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, किस प्रजाति में किस टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले बात करें निग्रीटो की, तो यह प्रजाति भारत की प्राचीनतम प्रजातियों में से एक है। यह प्रजाति भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति है। हालांकि इसके अवशेष तक अब नहीं मिलते हैं, मतलब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। जो अपने मूल स्थान कहां से इसको कहां से आई ये जाति, ये प्रजाति कहां से आई, कहां की मूल निवासी थी? मेलेनेशिया की। कहां की? मेलेनेशिया से ये प्रजाति आई। असम में, म्यांमार में और अंडमान निकोबार और मालाबार में ये फैल करके वहीं बस गई थी। ध्यान रहे, निग्रोटो प्रजाति कहां से आई थी दोस्तों? मेलेनेशिया से आई थी, और मेलेनेशिया से आकर के ये असम में, भारत के असम में, म्यांमार में, अंडमान निकोबार में और मालाबार के जो क्षेत्र है उसमें वहां पर फैल चुकी थी। किंतु अब इसके अवशेष भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है। अन्य कहीं जगह हो तो कह नहीं सकते, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर तो इसके अवशेष नहीं है। निग्रोटो जो है जनजाति समाप्त हो चुकी है यहाँ से। बस ये सामान्य सा परिचय ले लीजिए। उसके बाद में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की अगर बात करें तो इसका मूल स्थान फिलिस्तीन है। कौन सा? फिलिस्तीन है। कहां से आई थी ये प्रजाति? फिलिस्तीन से आई थी। इनकी त्वचा जो है चॉकलेट जैसी काली होती है, तथा खोपड़ी लंबी होती है, ठीक है ना। और इनके अवशेष जनजातियों में विद्यमान है। मतलब ये कि इस प्रजाति को आप आज की अभी की भी जो जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियां, उनमें इनके अवशेष देख सकते हो। क्लियर है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति का अस्तित्व आज भी विद्यमान है जनजातियों में। क्लियर? बस इनका मूल स्थान याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है पूर्व भूमध्य सागरीय। ये प्रजाति पूर्वी यूरोप से आई थी। कहां से? पूर्वी यूरोप से आई थी भारत में। इनमें कुछ का सिर कैसा लंबा होता है, किसी का चौड़ा होता है। मध्य भारत प्रदेश में ये कहां पर? गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये प्रजाति फैलती चली गई। कहां पर? गुजरात से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल में इनकी एंट्री हुई। बीच बीच में छूटते चले गए, बसते चले गए। इस प्रजाति का विस्तार यहां तक पाया जाता है। कहां से? गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ठीक है ना। इस प्रजाति को सिंचाई, मतलब कुल मिलाकर के कृषि करने का ज्ञान अच्छा खासा था। इस प्रजाति को कृषि करने का ज्ञान अच्छा खासा था, इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में कृषि व्यवस्था अच्छी है, ठीक। उसके बाद में इन्होंने बताया कि इसके बाद चौथे नंबर पर जो प्रजाति आती है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति आती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है भारत में आकर के ये द्रविड़ बन जाती है। इसको एक द्रविड़ भी बोला जाता है कि द्रविड़ प्रजाति कहते हैं या भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में आने के बाद में ये द्रविड़ प्रजाति बन जाती है। ये इनकी लंबाई ज्यादा होती है अन्य की अपेक्षा, इनका रंग भी जो है अन्य की अपेक्षा गोरा होता है। यही लोग पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी में आकर बस गए। इस प्रजाति को धातुओं का अच्छा खासा ज्ञान था, नगर बसाने का अच्छा खासा ज्ञान था, और संभवतः ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी इसी प्रजाति ने किया था। कौन सी? द्रविड़ प्रजाति ने। जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये नाम वहां पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्लियर है। पांचवें स्थान पर किसी का नाम आता है, वो आता है अल्पाइन का, या उसको हम पूर्व वैदिक आर्य भी कहते हैं। मतलब कि वैदिक आर्यों से पहले जो आए थे उनको अल्पाइन कहा गया था। तो वैदिक आर्यों से पहले के लोग जो गुजरात और पश्चिम बंगाल में इनके अवशेष मिलते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद में नार्डिक या वैदिक आर्य, वैदिक आर्य। तो यूरोपीय स्टेपी प्रदेश, यूरोपीय स्टेपी प्रदेश किनको बोलते हैं दोस्तों? यूरोप के वो देश जहां बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, है ना। तो ऐसे प्रदेशों से भारत में आए, पंजाब, राजस्थान और गंगा की घाटी में आकर के ये बस जाते हैं। इसके अलावा लास्ट वाला है मंगोलॉइड में भी कई प्रकार बताए हैं, आगे बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी भागों से आकर के, कहां से आए ये दोस्तों? उत्तर पूर्वी भागों से, मतलब चीन की तरफ से आए ये लोग, है ना, और आकर के भारत के पूर्वी भागों में, बंगाल और इंडोनेशिया में जाकर के ये फैल गए। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रजातियों का वर्गीकरण आपने यहां देखा। लेकिन इसका थोड़ा सा और विस्तार जो वर्गीकरण रहा, इसकी जो कमियां थी, ये डॉक्टर गुहा साहब ने इन कमियों को खत्म कर दिया। मतलब कि जो अगला वर्गीकरण दिया वो डॉक्टर गुहा साहब ने दिया, और उन्होंने भी जो है इनको कुछ विशेष रूप से वर्गीकृत करते हुए थोड़ा सा विस्तार में इनको समझिए, और उन्होंने विस्तार में समझाने का प्रयास किया है, और इनका वर्गीकरण काफी प्रचलित हुआ, काफी लोकप्रिय रहा। सबसे पहले निग्रोटो, इसको भी माना इन्होंने, इसको मान्यता दी, और ये कहा कि ये अधिकतर भारत की जनजातियों में दक्षिण में निवास करते हैं। ये जो प्रजाति है निग्रोटो, ये प्रजाति भारत के दक्षिण में निवास करती है अधिकतर, और इसका मुख्य तत्व क्या है? अंडमान द्वीपवासियों में इसका मुख्य तत्व मिलता है। मतलब कि दक्षिण में ये प्रजाति भारत के दक्षिण में निवास करती है, और अगर आप वास्तविक रूप से इसी प्रजाति को देखना चाहते हो तो अंडमान जो द्वीप के लोग हैं वहां पर चले जाएंगे तो आपको वहां पर ये नजर आ जाएंगे। असम, पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में भी ये निवास करते हैं। प्रोफेसर कीन साहब ने कहा कि ये लोग सबसे पहले मलेशिया से भारत की ओर बंगाल की खाड़ी के द्वार से घुसे थे। क्या कहा प्रोफेसर कीन ने? कि ये जो लोग हैं, कौन? निग्रोटो, ये लोग जो है ये बंगाल की खाड़ी से भारत में घुसे थे, है ना। उत्तर में हिमालय पर्वत की तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीप तक ये लोग फैल करके और अपना निवास इन्होंने बना लिया था। और जैसे क्या कहा कि इनका अवशेष आज वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि पर तो नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अब यहां पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट डॉक्टर गुहा साहब का कहना है कि भारत में आने वाली ये दूसरी प्रजाति थी, और इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट को ही द्रविड़ कहा गया। जहां पर यह भूमध्य सागरीय कहा जा रहा था पिछले वर्गीकरण में, यह द्रविड़ कहा गया। अनुसूचित जातियां, जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना दोस्तों, शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट SC, तो ये संभवतः इसी प्रजाति से बनी मानी जाती है। किससे? द्रविड़ लोगों से ही मानी जाती है। ये लोग कद में नाटे, मतलब थोड़े छोटे होते हैं, और गहरे भूरे रंग के होते हैं और गहरे काले रंग के होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है, चिपकी हुई होती है। दक्षिण भारत के चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, यूरुबा, मुंडा, कोल, संत, ये सब प्रजातियों के नाम है, याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये, है ना। ये भील समूहों में इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ये जो विभिन्न प्रजातियों जो मैंने आपको बताई है, इन प्रजातियों में यही प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, निग्रोटो। क्लियर है। चलिए अगला जो है, अगला जो वर्गीकरण में जो अगला इन्होंने नाम बताया है वो बताया है मंगोलाइट का। किसका? मंगोलाइट। ये प्रजाति ईसा की प्रथम यह प्रजाति ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य भारत में म्यांमार, तिब्बत और चीन से आई, और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी बंगाल के मैदान और असम की पहाड़ियों तथा मैदान में फैल गई। क्या कहा यहां पर कि ये जो मंगोलाइट प्रजाति है ये प्रथम शताब्दी ईसा की प्रथम शताब्दी में आई थी।
इसके मध्य में भारत में आई थी, वो भारत में आई, उसके साथ ही म्यांमार, तिब्बत और चीन से ये प्रजाति आई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसने उत्तर पूर्वी बंगाल के जो मैदान के क्षेत्र है और असम की जो पहाड़ियां हैं, है ना, वहां पर जाकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, मतलब वहां जाकर फैल गई। इनका मुंह हल्का चपटा होता है ना, कद में थोड़े छोटे होते हैं, मध्यम होते हैं, सिर थोड़ा चौड़ा होता है, रंग पीलेपन पर होता है। मंगोल समूह में प्रजातियों के 3 उपभेद बताए गए हैं। पूर्व मंगोलाइड के नाम से चौड़े सिर वाले और तिब्बती मंगोलाइड, ये तीनों वर्ग आप याद रखिएगा, है ना। पूर्व मंगोलाइड के जो लोग होते हैं ना, उनका सिर लंबा होता है, वही चौड़े सिर वाले मंगोलाइड अलग होंगे और तिब्बती मंगोलाइड अलग होंगे, जिनका चेहरा थोड़ा अलग दिखेगा और कद में और वो नाटे रहेंगे, छोटे रहेंगे। चीनी लोग देखो है ना आपने, चीनी लोग कैसे रहते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो मंगोलाइड में 3 कैटेगरी बताई गई है यहां पर, ठीक है, पूर्व मंगोलाइड, चौड़े सिर वाले और तिब्बती मंगोलाइड। क्लियर। इसके अलावा चौथा वर्गीकरण, चौथे में है भूमध्य सागरीय द्रविड़ प्रजाति। भूमध्य सागरीय या द्रविड़ प्रजाति। भारत के आदिवासियों में 3 प्रमुख प्रजातियों, कौन कौन सी, द्रविड़, पूर्व द्रविड़ और मंगोल, के तत्व ही अधिक देखे गए हैं। मतलब द्रविड़ प्रजाति के तत्व बहुत कम देखने को मिले हैं। भारत की विशेष की अगर हम बात करें तो भारतीय आदिवासियों की अगर बात करें तो इससे पहले जो 3 प्रजातियों की हमने बात की है, उनके अस्तित्व ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनके अलावा साधारण जनसंख्या मुख्यतः भूमध्य सागरीय, एल्फो डिनारिक या नार्डिक, मतलब कि आपके द्रविड़ प्रजाति, ठीक है ना, नार्डिक प्रजातियों से बनी है। इनमें भूमध्य सागरीय समूह सबसे बड़ा माना जाता है। भूमध्य सागरीय जो समूह है वो सबसे बड़ा माना जाता है। ये प्रजाति उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मालाबार का जो तट है आपका, उस तट में ये पाई जाती है। इस प्रजाति की कई किस्में हैं, जो लंबे सिर, काले रंग, है ना, और अपनी ऊंचाई के द्वारा ये पहचानी जाती है। इसको भी 3 किस्मों में बांटा गया है, 3 आधारों पर इसको विभाजित किया गया है। प्राचीन के आधार पर, प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी या सेमेटिक प्रजाति, पूर्वी या सेमेटिक प्रजाति के नाम से। क्लियर दोस्तों यहां तक का, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है 5वां वर्गीकरण में बताया उन्होंने, पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। कौन सी, पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। तो ये प्रजाति भारत में मध्य एशियाई पर्वतों से पश्चिम की ओर आई है, क्या कहा जा रहा है, भारत में कहां से आई दोस्तों, ये एशिया के मध्य एशिया के पर्वतों से ये आई पश्चिम की ओर से। भारत में कहां से एंट्री हुई इसकी, पश्चिम की ओर से एंट्री, मतलब पाकिस्तान की तरफ से, याद रखिए, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से इसकी एंट्री होती है। इसको अल्फोनाइड या आर्मिनाइड 2 भागों में इसको बांटा गया है। अल्फोनाइड में प्रजाति के लोग मध्यम छोटे कद के होंगे और इनके कंधे चौड़े, छाती गहरी, टांगे लंबी और उंगलियां छोटी होती है, शरीर मोटा और मजबूत होता है। ये प्रजाति सौराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, कन्नड़, तमिलनाडु, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये प्रजाति पाई जाती है। वहीं आर्मिनॉइड की बात करें तो इस प्रजाति के लोग लंबे कद के होते हैं, काले रंग के होते हैं और सिर बहुत ज्यादा छोटा होता है, नाक लंबी होती है, शरीर गठीला होता है, भारी होता है, लंबी टांगे, मोटी गर्दन, होंठ चौड़े चौड़े होते हैं, त्वचा का रंग हल्का होता है ना, बाल काले भूरे घुंघराले होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में मिलेंगे आपको, उड़ीसा में मिल जाएंगे, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और कन्नड़ के प्रदेशों में अधिकतम रूप से देखे जा सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ में हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। इसमें हमने विभिन्न प्रजातियों की बात करने का प्रयास किया है, अलग अलग विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे अगले सेशन में भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण पर, ठीक है ना। भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण पर कहां पर है यार, सॉरी, अगला सेशन जो हमारा होगा मैं आपको यहीं पर डिस्कस बता ही देता हूं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहां पर। एक नहीं ये अगला सेशन आपका होगा
मानव वातावरण अनुकूलन के अंतर्गत एस्किमो पर, एस्किमो मतलब कि शीत प्रदेश क्या होते हैं, एस्किमो क्या होता है, इस एस्किमो पर नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में बुशमैन क्या होता है, भारतीय जारवा जनजाति क्या होती, इन सब पर 1 बाय 1 करके सेशन कवर करेंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो मैं बता ही चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, एक सेकेंड। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। अगर आप निरंतर रूप से पढ़ना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन के एंड तक बने रहे। वो सेशन आप पसंद कर रहे हैं, इसीलिए क्लासेस कंटिन्यू चल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।